नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। आज इकोनॉमिकम बड़ा है। आज इकोनॉमिकम में हम बहुत अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लेकिन बात हम करें उससे पहले हम आपको बता दें कि इकोनॉमिकम में कौन कौन से आज पड़ाव आएंगे, आज के शो में क्या क्या खास होगा। तो शुरुआत होगी अर्थात की नई किस्त के साथ। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, आपको बताएं अर्थात का विषय क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कौन कौन से पड़ाव इस कार्यक्रम में आएंगे। अर्थात के बाद सवाल जवाब होंगे। दो अहम सवाल हैं जिनका जवाब अंशुमान जी से लेंगे। इसके बाद इनकम की बात होगी जो काफ़ी खास रहने वाली है। इनकम की बात के बाद किस्सों के सिक्के से पर्दा उठेगा। आपको बताएंगे कि क्योंकि ये महीने का आखिरी हफ्ता है तो किस्सों के सिक्के भी तैयार है। कौन सा इतिहास का पन्ना पलटा है अंशुमान जी ने, ये समझेंगे। और उसके बाद होगी कोई किताब या वेब सीरीज़ जो अंशुमान जी आपको सजेस्ट करना चाहते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने कोई किताब पढ़ी हो या कोई वेब सीरीज़ देखी और वो चाहते हो कि हाँ आप भी इसको देखें। आज का इकोनॉमिकम या अर्थात इस मायने में भी खास है क्योंकि ये साल का अंतिम अर्थात है। अगले साल ये यात्रा अनवरत जारी रहेगी, लेकिन इस साल के अंतिम इकोनॉमिकम में अर्थात में हम कुछ बेहद खास बात करने वाले हैं। ये पूरे साल बाज़ारों में बहुत कुछ हुआ। म्यूचुअल फंड उछले, कर्ज बटा, कर्ज पे पहले तालियां बजीं, फिर उसके बाद संकट के अलार्म बजे, शेयर बाज़ार ने नए उच्चतम स्तर बनाए, सोना खूब चमका, कच्चे तेल में उठापटक मची रही। पूरे वित्तीय बाज़ार अगर आप देखें तो बहुत कुछ हिलता डुलता रहा। लेकिन इस पूरे वित्तीय बाज़ार के मूवमेंट में अगर आप देखें, इस पूरे वित्तीय बाज़ार के उठापटक में या तेज़ी में, रिकॉर्ड में हमने क्या सीखा, भारत के निवेशकों ने क्या सीखा, भारत के कर्जदारों ने क्या सीखा, भारत के उन लोगों ने जो रुपए पैसे में लेन देन करते हैं किसी संस्था से, किसी व्यक्ति से, उन्होंने क्या सीखा, आज हम इस पर बात करेंगे। और जो सीखा वो संकेत क्या देता है इस बाज़ार के बारे में कि लोग इस बाज़ार को समझ कैसे रहे हैं, पढ़ कैसे रहे हैं, जान कैसे रहे हैं। यहाँ से हम बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वो 4 या 5 बड़ी नसीहतें अंशुमान जी से पूछते हैं कि इस साल के वित्तीय बाज़ार ने क्या बताया। सर, वो 4 या 5 बड़ी बातें जो आपको लगता है कि इस पूरे वित्तीय बाजार ने इस साल आपको बताएं कि हाँ ये 5 बड़ी बातें, 5 नसीहतें हमें इस साल के बाजार के मूवमेंट से मिलती है। शुभ इकोनॉमिकम में स्वागत है। जब इस इकोनॉमिकम को आप देख रहे हैं तो ये इस साल का आखिरी रविवार भी है और नया साल शुरू होता है, मौका भी है और दस्तूर भी है। पूरे साल हमने आपसे देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था के तमाम अलग अलग विषयों पर बातें की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आपको प्रभावित करते हैं। आपका स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, सुझाव मिले, आलोचनाएं मिली, प्रतिक्रियाएं मिली, सवाल मिले, जो कि जिन्हें जो सब हमारी स्मृतियों का, हमारे प्रोत्साहन का हिस्सा है। लेकिन इस बार का इकोनॉमिकम, कई सारे विषय थे पर मैं इस बार का इकोनॉमिकम हम आपके पास लेकर आए हैं उन चीज़ों को लेकर जो हमारे मनी 9 में और आपके दिल के सबसे करीब है और सबसे ज़रूरी है। और मुझे लगता है पूरे साल में इस इकोनॉमिकम को जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये हमारे पूरे साल की इकोनॉमिकम की नसीहतों का है और वो नसीहतें आपकी भी हैं और हमारी भी हैं। और शायद इस तरह से इन नसीहतों को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम साल के आखिरी दिन आपसे ऐसी बात कर रहे हैं जो बेहद खरी है और स्पष्ट है और दो टूक है। तो इस खरी बात के लिए आप हमें माफ़ भी करेंगे, लेकिन ये खरी बात करना ज़रूरी है क्योंकि बात आपकी जेब की है। शुभम ने आपसे कहा कि इस साल पूरे साल भारतीय वित्तीय बाज़ारों में बहुत उठापटक हुई। छोड़ दीजिए उठापटक, वित्तीय बाज़ारों में अगर जनवरी में आपने पैसा लगाया होता और आज आप 31 दिसंबर को होते तो नुकसान में नहीं होते, मुनाफे में होते। सोने की कीमतें बढ़ी, स्टॉक मार्केट की कीमतें बढ़ी, म्यूचुअल फंड की कीमत ने बेहतर रिटर्न दिए। पर क्या आपके आसपास इतने लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने इस बाज़ार में कमाया? आप ढूंढिएगा उनको जिन्होंने इस बाज़ार में साल के अंत तक अच्छी कमाई की, और अगर उन्होंने की तो उन्होंने क्या अच्छा किया, और जिन्होंने गंवाया उन्होंने क्या किया। और इसलिए हम इस बार हमारे पास हमारी अपनी जेब के लिए, हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए ऐसी नसीहतें जो शायद पिछले किसी साल में निकल कर नहीं आई। और एक और बात, क्योंकि आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता है कि हमारा पर्सनल फाइनेंस सर्वे भी आया और उस सर्वे ने हमारी इन नसीहतों को पुष्ट किया, इन नसीहतों को बताया। और इसलिए इस इकोनॉमिकम में हम आज आपके पास लेकर आए हैं जो निष्कर्ष हमें मिले इस पूरे साल आपको देखते हुए। अर्थव्यवस्था को हमने देखा, सरकारों को देखा, बाजारों को देखा, कंपनियों को देखा, कॉर्पोरेट्स को देखा, आपको हमने कैसे देखा या आपके जरिए हमने खुद को कैसे देखा। तो ये मेरे लिए भी नसीहतें हैं, शुभम के लिए भी नसीहतें और आपके लिए भी नसीहतें। तो इस बार हम चर्चा इन चीज़ों पर कर रहे हैं। शुभम, एक दिलचस्प बात यह है कि जो मोटिवेशनल कथाएं और प्रेरणा देने वाले आख्यान होते हैं ना, उनकी एक बड़ी मुश्किल ये है कि वो पैसे रुपए की दुनिया में बड़े उल्टे पड़ते हैं।
मोटिवेशनल स्पीकिंग का, लोगों को प्रेरित करने का, उत्साहित करने का, तेज़ी से आगे बढ़ने की जो बातें हैं, इनके सबके अपने महत्व हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि वो आपको जोखिम लेने पर, उत्साहित ढंग से आगे बढ़ने पर, फैसले लेने पर प्रेरित करते हैं, पर पैसे की दुनिया में मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। मोटिवेशनल आख्यानों की एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो आपको असफलताओं से सीखने का, नसीहतों का मौका कम देते हैं। जबकि निवेश और बचत का बाजार इस मामले में खासा अलग है कि यहाँ आप बहुत उत्साही और बहुत मोटिवेटेड ना हो, पर असफलताओं के कारण समझते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि असफलताओं के कारण ही यहाँ सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उनको समझना जरूरी होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि वित्तीय बाजारों में बुरी आदतों को छोड़कर आगे बढ़ना पैसे कमाने का ज़्यादा बेहतर नुस्खा है, बजाय नई चीज़ें सीखकर चतुर चालाक होकर फैसले करना। और ये बात साबित होती है इस साल के बाजार से। साल का आखिरी इकोनॉमिकम है, तो इसलिए हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सामने मौका भी है और दस्तूर भी है, और बाज़ारों ने हमें एहसास कराया 4-5 हकीकतों का भारत के ठीक आम लोगों के बारे में। आज हम किसी राजनीति, किसी पॉलिसी, किसी नीति पर, किसी कंपनी पर बात नहीं करते, हमारे आपके परिवार के बारे में बात करते हैं। हमें इस साल ने क्या सिखाया, 2023 ने ये सिखाया कि पहली चीज़ हमें सिखाई कि बाजार सबके लिए चाहे एक जैसा बढ़े, शेयर बाजार में एक जैसी तेजी आए, सबको दिखाई दे, सूचकांक की सुर्खियां बने, पूरे साल भर आप अलग अलग बाजार के विशेषज्ञों से सुनते रहें, बात करते रहें, लेकिन इस बाजार से कमाई करके निकलने वाले लोग केवल मुट्ठी भरी होते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो बढ़ते हुए बाजार से, डूबते हुए बाजार में तो सब डूबते हैं, बढ़ते हुए शेयर बाजार से, बढ़ते हुए वित्तीय बाजार से, बढ़ते हुए सोने से कमाई करके निकलने वाले लोग बहुत सीमित होते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूंजी गंवाकर, मुनाफे लुटाकर बाहर निकलते हैं इस बाजार से। हमें बताया तथ्यों ने, आंकड़ों ने, कि भारत में ज़्यादातर लोग निवेशक बनने के बजाय जल्दबाज और जुएबाज बनना पसंद कर रहे हैं। ये साल हमें बताया कि ज़्यादातर लोग आपके आसपास भी दिखेंगे जिन्होंने जल्दबाजी की और जुएबाजी की बाजार से कमाने में, और इसलिए फिर अंततः यही साबित हुआ कि बाजार चाहे भले ही तेज बढ़े, लेकिन सब अमीर नहीं होंगे, सबको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी हकीकत, बेहद तल्ख हकीकत, भारत के मध्य वर्ग के लोग कमाई और खर्च की गणित में बुरी तरह हार रहे हैं। इस साल ने साबित किया कि भारत का मिडिल क्लास, और ख़ासतौर से जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल क्लास है, जो सरप्लस इनकम में है, उससे बड़े, उनकी बात छोड़ दीजिए, पर जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो कमाई और खर्च की गणित में हार रहे हैं। फोमो बाजार की सबसे बड़ी बीमारी बनकर इस साल उभरा। फेयर ऑफ मूविंग आउट, हर तरह के खर्च के बाजार की सबसे बड़ी बीमारी था फोमो। वित्तीय बाजार में माना जाता है कि अगर फोमो है तो आप डूबने के कगार पर है। फोमो के साथ आप वित्तीय बाजार में जाइए और डूबकर बाहर निकल आइए। सोशल स्टेटस और फोमो के कारण भारत के लोगों ने अपने भविष्य को भी कर्ज के हवाले किया, और ऐसे से खर्च के लिए कर्ज लिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। भारत के तमाम ऐसे परिवार इस बार आंकड़ों में हमारे पास निकल कर आए जिन्होंने बचत की शुरुआत करने से पहले ही कर्ज ले लिया, यानी जिन्होंने अपनी इनकम का 15 से 20% हिस्सा भी बचत में नहीं डाला, और उससे पहले उन्होंने किसी चीज़ को खरीदने के लिए मोबाइल खरीदने के लिए, किसी चीज़ को खरीदने के लिए कर्ज ले लिया। यह बेहद खरी बात है कि भारत के परिवार खर्च और कमाई की बुनियादी गणित में बुरी तरह हार रहे हैं, और इस साल वो हारते हमें दिखाई दिए। तीसरी बात, बाजार में ईमानदारी से और बेहतर रिटर्न के मौके थे, हमेशा थे, लेकिन भारतीय अपनी पूंजी को आग लगाने में माहिर होकर सामने निकल कर आए। हम सारे जो आपको ये निष्कर्ष बताने, इन सबके तथ्य भी हैं जो हम आपको आंकड़ों के साथ आगे बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने दरअसल क्या किया है इस साल, हमारे जैसे और भारत के तमाम आम लोगों ने क्या किया। बाजार में ईमानदारी से रिटर्न कमाने के असंख्य मौके थे, लेकिन भारतीयों ने अपनी पूंजी को जानबूझकर आग लगाई, आग के हवाले किया और नुकसान उठाया। चार्ली मुंगर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि अगर चीज़ें बेहतर हैं, अगर चीज़ें बेहतर चल रही हैं, तो अधिक जोखिम लेने में समझदारी नहीं होती। ऐसे बौड़म लोग ही मुंह के बल गिरते हैं। पर हमने आज 22 बार बाजार में देखा, बहुतों ने अपनी उंगलियां जलाई, जबकि चीज़ें ठीक चल रही थी, उनके हिसाब से रिटर्न्स बेहतर हो रहे थे। चौथी बात, और भी भारतीयों ने इस बार साबित की, भारत के लोगों ने, उनको अपने ज्ञान पे बड़ा गर्व हो सकता है। वो पूरी दुनिया सोशल नेटवर्क्स पर जगह जगह लोगों को तमाम सूचनाएं देते दिखाई दे जाते हैं, लेकिन उनके कान पर कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, कितनी भी हकीकत बताए, सेबी कहे, आरबीआई कहे, पर उन्हें कोई इन्फ्लुएंसर, कोई चार्ट का बाप, कोई नजूमी, कोई इंस्टाग्राम का विशेषज्ञ, कोई टेलीग्राम का चैनल का व्यक्ति रोज़
घंटों में, मिनटों में, महीनों में अच्छे रिटर्न की चट्टी चटा देता है और इसे चाट कर वो कंगाल हो जाते हैं। सबको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, किसी को नहीं, सबको ये पता है कि एक साल के भीतर कमाई दोगुनी नहीं हो जाती। किसी को ये नहीं पता है कि कोई स्टॉक आपको मिनटों में, घंटों में अरबपति बना देता। पर इस साल भी वही हुआ, इस साल भी, और बार बार, इस बार कई बार ऐसा हुआ और इसको नियामकों ने भी कहा लेकिन लोग नहीं माने। और चौथी बात और अंतिम बात जो पता चली हमें कि भारत में वित्तीय सेवाओं की ओवर सप्लाई है, बहुतायत है। भारत एक ऐसा बाजार हो गया है जहां 60-70 तो 60 के आसपास तो बीमा कंपनियां हैं, असंख्य म्यूचुअल फंड बाजार में हैं, असंख्य बैंक हैं बाजार में, पेमेंट बैंक भी आ गए, छोटे बैंक भी आ गए, बड़े बैंक भी आ गए। लेकिन फिर भी मनी9 के सर्वे ने बताया कि भारत के 67% परिवार वित्तीय सुरक्षा का शिकार हैं। यानी इतना बड़ी सप्लाई होने के बाद भी दुनिया में शायद इतना ज़्यादा बड़ा सप्लाई मार्केट वित्तीय सेवाओं का कहीं नहीं होगा। स्टॉक मार्केट, रेगुलेटर, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बीमा, मोबाइल वॉलेट, सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद भी 67% लोग वित्तीय सुरक्षा का शिकार हैं, हमें दिखाई देता है। वे बचत करते हैं लेकिन उनके पास अपने भविष्य की कोई गणित नहीं है, उनके बचत के पास उनकी बचतों का कोई भविष्य नहीं है। भारत के बीएफएसआई उद्योग के पास प्रोडक्ट भी हैं, इंस्ट्रूमेंट भी हैं, तरीके भी हैं, लेकिन वे भी समझ से अनभिज्ञ और अपने भविष्य के बारे में सही योजनाओं से अनभिज्ञ इन लोगों को वही बेच रहे हैं जो उन्हें नहीं बेचा जाना चाहिए, यानी जल्दी कमाई की स्कीमें। और ये काम म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं और बाकी लोग भी कर रहे हैं। ये बातें कड़वी हैं और खरी हैं, पर इस साल का निष्कर्ष है और ये मौका और दस्तूर भी है, क्योंकि साल के अंत में आप पिछली नसीहतों से सबक लेते हैं और ये भी कहा जाता है कि साल की शुरुआत में आप संकल्प लेते हैं नई चीज़ों के लेने के। तो हम इन्हें करीब से देखें, क्योंकि हम इन नसीहतों से सीखेंगे तो अगले साल की शुरुआत बेहतर होगी। और हम आपको ये बातें दार्शनिक स्तर पर नहीं बता रहे हैं, इनके तथ्य और आंकड़े हैं। और हम आपको उतरकर अब वो आईना दिखाना शुरू करते हैं जिसको देखकर आपको आश्चर्य होगा कि आप जैसे, हमारे जैसे तमाम लोगों ने इस साल किया क्या बाजार में। तो चलिए पहला आईना आपको दिखाते हैं। अंशुमान जी ने अपनी बातचीत में ये कहा कि लोगों ने कुछ ऐसे चीज़ों के लिए कर्ज ले लिया जिसको नहीं लेना चाहिए था, यानी कि कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले इसी पहलू को समझते हैं, यही पन्ना पलटते हैं, यही आईना देखते हैं कि सर भारतीय खरीद खूब रहे थे, क्या खरीद रहे थे और किस तरह खरीद रहे थे, ये जानना जरूरी है। हाँ, पहली चीज़ जो हमें इस बार पता चली और जो आंकड़े सामने निकल कर आए, ये लगभग ऐसा था कि भारत के अधिकांश लोग आज भी, और ये बेहद बड़ा भ्रम, असंगति या मिसनॉमर है इसको कुछ कहें, कि भारत के असंख्य लोग आज भी परचेजिंग पावर को अमीर होने का पर्याय मानते हैं। हमारे दिमाग में भी परचेजिंग पावर को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई गई, बाजार भी हमको सिखाता है, परचेजिंग पावर इंडेक्स भारत का बड़ा है। भारत के अधिकांश लोग ये मानते हैं कि उनकी परचेजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतने ही वो वेल्थी होंगे, उतने ही रिच होंगे, अमीर होने का पर्याय है, क्योंकि उनके सपनों में, उनकी योजनाओं में, उनकी संभावनाओं में ज़्यादा खर्च करने वाले लोग अमीर पाए जाते हैं। इस साल की शुरुआत तक क्या था, बाजार और सरकार एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत के लोग दबा कर कर्ज ले रहे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी में क्रेडिट के बाद एकदम पेंट अप डिमांड लौटी है, जिसको देखो खरीदना शुरू कर रहा है। 2023 में 15 लाख करोड़ रुपए की शॉपिंग लोगों ने क्रेडिट कार्ड पर कर डाली, जो कि सरकार का आंकड़ा आया। सब खर्च बहादुर बने थे, चारों तरफ खर्च कर रहे थे। मनी9 के सर्वे ने बताया कि साल लोगों पर जितना कर्ज बढ़ा, 11% की बढ़ोतरी पिछले साल के सर्वे की तुलना में हुई लोगों पर, उसमें अधिकांश ऐसा पर्सनल लोन का था। 11% से ज़्यादा पर्सनल लोन बढ़े, ऐसा लोन जिस पर कोई जमानत नहीं होती, जिसकी सिक्योरिटी नहीं होती। अक्टूबर में अचानक सरकार और रिजर्व बैंक को इन्हीं आंकड़ों के भीतर बारूद दिखाई देने लगा। उनको लगा ये क्या हुआ, ये तो भारत के लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो क्रेडिट में कर्ज के बोझ में बदल गई। और उसके बाद रिजर्व बैंक और सरकार मिले और दोनों ने कहना शुरू किया कि बैंक अब ऐसे कर्ज नहीं बांटेंगे, क्रेडिट कार्ड पर कर्ज नहीं देंगे, पर्सनल लोन नहीं देंगे। अचानक अक्टूबर तक जो बाजार गुलजार होकर चल रहा था उसे बैंकों और सरकार ने रोक दिया, कहा इसे कर्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सरकार और बैंकों की बात थी, नीति की बात थी। हम आपने क्या किया हम आपको बताएं, और ये बात आपको भी पता होगी जो लोग आप देख रहे हैं। अगर आपने लौटकर पलटकर अपने साल की बैलेंस शीट देखी हो, जरूर चेक करें। मनी9 के कार्यक्रमों में हम बार बार आपको बताते हैं कि अपनी साल की बैलेंस शीट, बजट कैसे बनाएं, पिछले साल का हिसाब कैसे करें। पलटकर ज़रूर देखिएगा इसको देखने के बाद, और आप शायद उन परिवारों में, बहुत सारे लोग उन परिवारों में शामिल पाए जाएंगे। 2023 में भारतीय परिवारों की बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई। 50 साल के न्यूनतम स्तर पर भारत के लोगों ने बचाया 2023 में। 5.1% का आंकड़ा रिजर्व बैंक ने हमें दिया। और परिवारों पर कर्ज
2023 में जीडीपी का 5.8% हो गया। ये आज़ादी के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। एक ही साल भारत के लोगों के परिवारों की बचत 50 साल के न्यूनतम स्तर पर थी और फैमिली का हाउस होल्ड नेट डेट जो शुद्ध कर्ज है वो 5.8% हो गया। सरकार का कर्ज अलग है, उसकी कहानी, और किससे दूसरे हैं। ये परिवारों के कर्ज की बात है, उनके ऊपर कर्ज था। रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत में, ये बात ध्यान से सोचिएगा और इसके बाद अपनी बैलेंस शीट जरूर देखिएगा। अगर आपने कर्ज ले रखा हो तो अपने घर का हिसाब जरूर समझिएगा। रिजर्व बैंक ने बताया कि भारत के परिवारों का जो इनकम टू डेट रेशियो है, आय और कर्ज का अनुपात है, वो 48.1% है। यानी लगभग आधी कमाई कर्ज चुकाने में जाती है। जबकि पूरी दुनिया में 12% से ऊपर का इनकम और डेट रेशियो खतरनाक माना जाता है किसी भी परिवार के लिए। भारत के अलावा केवल नॉर्डिक देश ऐसे हैं जहां पर इनकम टू डेट रेशियो ज़्यादा है। जो नॉर्डिक देशों के हैं, ये देखिए भारत के परिवारों के हाउस होल्ड कर्ज की स्थिति डॉलर्स में बढ़ते लेकिन वहाँ प्रति व्यक्ति आय काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए कर्ज ज़्यादा है। यानी ईएमआई चुकाने में, तरह तरह के कर्ज चुकाने में जाता है। अब सरकार और कंपनियाँ दोनों ये चाहती हैं कि वो आप ज़्यादा खरीदें। वो भारत की तरक्की को परचेजिंग पावर से नापती हैं। सरकार भी कहती है परचेजिंग पावर अच्छी है और कंपनियां भी चाहती हैं। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आपकी बेहतरी को नहीं नापते। कंपनियों को इसमें मुनाफा मिलता है क्योंकि आप जितना ज़्यादा खरीदते हैं उतना सामान उनके पास से बन के आता है, उनको बेहतर रिटर्न मिलते हैं और उससे वो कंपनियों की आय बढ़ती है। और सरकार को इससे टैक्स मिलता है क्योंकि जितना आप खरीदेंगे उतना टैक्स खरीदा जाता है। कंपनियों के मालिकों की वेल्थ बनती है, सरकार के पास खर्च के लिए पैसा आता है जिससे वो और तमाम सारे खर्च करती है, और बाकी चंदे का भी पीछे एक खेल चलता है। लेकिन अब साल के अंत में नवंबर दिसंबर में सरकार और बैंक मान रहे हैं कि सबसे ऊंची ब्याज दर पर खर्च करके भारत के लोगों ने जो अमीर बनने की कोशिश की, उसने परिवारों के बजट तो बिगाड़ ही दिए, सरकार और बैंकों को भी मुसीबत में फंसा दिया। ये हमारी पहली नसीहत थी और ये इस नसीहत से ये पता चला कि सरकार को खुद ये एहसास हुआ कि कर्ज बांट कर लोगों को ज़्यादा खर्च के लिए प्रेरित करना अंततः उन्हें तो तबाह करेगा ही, बैंकों की परिस्थिति भी क्या होगी। तो ये हमारा पहला नसीहत था। एक और बात बताते चलें आपको, ये भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं कि भारत में जितने खर्च बहादुर हैं इनका एक और पहलू है जो हमें समझना ज़रूरी है कि भारत में आज भी कार या बाइक रखने वाले, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रखने वाले, जोमेटो से नियमित खाना मंगाने वाले, कभी कभी नहीं, जो रेगुलर खाना मंगाते हैं, उनकी संख्या भारत में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों से ज़्यादा है। यानी फिनेंशियल सिक्योरिटी पर खर्च करने वाले जो लोग कार मेंटेन कर रहे हैं, जो लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मेंटेन कर रहे हैं, वो भी अपनी फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 1000 या 2000 रुपये म्यूचुअल फंड में या कहीं निवेश नहीं कर रहे हैं। ये बात आगे आप खुद समझदार। बिल्कुल। अब ये बात आपने बताई कर्ज के साइड की, खर्च के साइड की। अब चलते हैं थोड़ी देर को बचत और निवेश के साइड पे। सर, निवेश में मुझे नहीं लगता कि किसी को नुकसान हुआ होगा कि अगर आप निफ्टी देखें, सेंसेक्स देखें, 17-17, 18% के रिटर्न, गोल्ड भी 13% रिटर्न दे रहा है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि दोनों एसेट क्लास चलें। क्या इसके बाद भी लोग कमा नहीं पा रहे हैं? हाँ, अब इसका आंकड़ा देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी इस साल मिली हमें भारतीयों के स्वभाव के बारे में। इसकी जानकारी भी हमारे पास है। पहले इससे पहले हम एक किस्सा आपको सुनाते हैं। ये बात 1800 की, सन 1800 की। 1800 में एक विदेशी यात्री न्यूयॉर्क में आया और उसने देखा कि वॉल स्ट्रीट के जो फिनेंशियल एडवाइजर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको इतनी कमाई है कि वो याट्स पर ट्रैवल करते हैं। जो उस समय चूँकि याट्स थी और नए किस्म की का पैसा आ रहा था, तो उसने वहाँ लोगों से पूछा, और उनका काम था, उन एडवाइजर्स का काम लोगों को पैसा कमाने की सलाह देना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाइए, इसकी सलाह देने का काम था। और उससे उन्होंने कमाई की थी। तो निवेशक ने वहाँ ये सब यार्ड्स देखकर पूछा किसकी यार्ड्स हैं, तो लोगों ने बताया कि सब इस एजेंट की यार्ड है, इस एडवाइज़र की यार्ड है, इस सलाहकार की, कंसल्टेंट की यार्ड है। तो उसने बेसाख्ता सवाल किया, वेयर आर द कस्टमर्स यार्ड्स? जिन कस्टमर्स को पैसा कमाने की सलाह ये लोग दे रहे थे, उनकी यार्ड्स कहाँ हैं? उनकी कमाई तो कहीं नहीं दिखती है। तो कंसल्टेंट्स की और सलाहकारों की कमाई दिखती है। बाद में वॉल स्ट्रीट में ये सवाल एक मुहावरा बन गया, वेयर आर द कस्टमर्स यार्ड। 8 दशक की बात है, 8 दशक पहले की बात है। इस शीर्षक से किताब आई थी, बहुत चर्चित और बड़ी शानदार और मस्त किताब थी ये, वेयर आर द कस्टमर्स यार्ड्स, जो बताती है कि वित्तीय बाजार में जो कंसल्टिंग करने वाले, आपको तरह तरह की सलाह सुझाव देने वाले हैं, वही अमीर होते चले जाते हैं। बाकी उनकी सलाहें मानने वालों के पास अमीरी नहीं आती। और निवेशकों के साथ भारतीय बाजार में ऐसा भी हुआ। अब सुनिए, सेबी इस साल बता कर थक गया कि भाई ऑप्शन और फ्यूचर्स में से 10 में से 9 का पैसा डूबता है। ये
आंकड़े के साथ उसने बताया। हर निवेशक को 1.1 लाख रुपए का औसत नुकसान होता ऑप्शन और फ्यूचर्स में। फिर भी पागलपन नहीं रोका, ऑप्शन और फ्यूचर्स में लोग पैसा लगाते चले गए। अब यहां से साबित हुआ जो मुंगेर कहते थे कि लालच का दूसरा नाम मूर्खता है। तो अगर आप ज़्यादा लालची हैं तो फिर आप अपने नुकसान की तरफ जा रहे हैं। ये इस बार साबित हुई। तमाम इंस्टाग्राम नेट टेलीग्राम चैनलों पर चार्ट पढ़ाने वाले लोगों ने मोटिवेशनल स्पीकर भी शेयर खरीदवाने लगे। जिसको देखो वो शेयर खरीदने की सलाह देने लगा। इन्फ्लुएंसर पर्ची जैसी निकाल के लोगों को शेयर पकड़ाते रहे और लोग पूरे साल डूबते रहे। और सेबी की चीफ लगातार कहते रही अपने कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से कि ऐसा हो नहीं सकता जो कहा जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी ले रहे थे। अब निवेश करना कोई कारोबार नहीं है। कारोबार में जोखिम का हिसाब अलग तरीके से होता है। चार्ली मुंगेर एक बड़ी दिलचस्प बात कहते थे कि वित्तीय बाजार में सबसे अच्छा काम समझदार लोग क्या करते हैं। वित्तीय बाजार के जो समझदार लोगों का सबसे अच्छा काम यह है कि वो उस समय जोखिम कम से कम लेते हैं जब सब कुछ उनके माफिक हो। जब सब कुछ चीज़ें ठीक चल रही हो तो सबसे कम जोखिम लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें बेहतर चल रही हैं। अब शुभम, इस साल भारतीय, जैसे तुमने कहा कि बाजारों में लोगों ने पैसा कमाया, इस साल भारत के शेयर बाजारों ने करीब 18% का औसत रिटर्न दिया। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न देखें, और गोल्ड ने तो 13% का रिटर्न दिया। 10 साल का सबसे अच्छा रिटर्न है गोल्ड में। दोनों एक साथ चले। लेकिन इसके बाद भी अपने आसपास पूछिएगा जरा, हमारे आसपास भी हमने पूछा कि कितने लोगों ने अपने निवेश पर इतनी भी कमाई की इस साल के दौरान। उन्हें 18% या 13% का रिटर्न इस साल अपने निवेश पर मिला क्या? छोड़ दीजिए आप फ्यूचर ऑप्शन के खतरे और क्रिप्टो के खतरे। अगर इतना पैसा किसी ने पैसिव फंड में भी लगा दिया होता, इंडेक्स फंड में भी जनवरी में लगा दिया होता, तो वो इन्फ्लेशन को बीट करके बाहर निकल रहा होता। 17 से 18% का 17% का रिटर्न लेकर निकल रहा होता। यानी चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन फिर भी हम ढूंढते रहे कोई पेनी स्टॉक, हम ढूंढते रहे 2 महीनों में हमें अमीर बना देने वाली कोई स्कीम, हम ढूंढते रहे फ्यूचर ऑप्शन में पैसा लगाने के तौर तरीके, जबकि हम आसानी से बाकी काम करते हुए इतना रिटर्न ले सकते थे। जोखिम लेना कतई ज़रूरी नहीं था, जोखिम लिए गए और इसके साथ छोटी छोटी बचतों को जानबूझकर बुरी तरह बर्बाद किया गया। कितनी बचतें बर्बाद हुई इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये पता जरूर है कि भारत में क्रिप्टो और लॉटरी खरीदने वाले लोग म्यूचुअल फंड निवेशकों से ज़्यादा हैं। यानी म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या कम है और क्रिप्टो और लॉटरी में निवेश करने वालों की संख्या ज़्यादा है। हमें इस बात साल बाजार ने ये नसीहत दी कि आसानी से फ़ायदा लेना नहीं आता, हमें आसानी से फ़ायदा कमाना अच्छा नहीं लगता, या फिर हो सकता है डूबने की लत पड़ गई है। बिल्कुल सर, ये बात हो गई शेयर बाजार की, ये बात हो गई गोल्ड की, जहां आपने कही कुछ ना करते, केवल इंडेक्स खरीद के छोड़ देते पैसे फंड में, तो अच्छा खासा पैसा बन जाता, ट्रेडिंग ना भी करते, बहुत गौर ना भी करते तो। लेकिन सर म्यूचुअल फंड के बाजार में तो कुछ और ही चल रहा है। म्यूचुअल फंड के बाजार के दम पर तो शेयर बाजार उछल रहे हैं, लोगों का बड़ा निवेश आ रहा है, वहाँ क्या कुछ हो रहा है? वहाँ से भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी चौंकाने वाली खबर आई, और ये आंकड़े हम आपको जो बता रहे हैं देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। ये बात सही है, इस साल की सबसे बड़ी खबर शेयर बाजार थी, और इसमें भी खास तौर पर सबसे बड़ी खबर ये थी कि विदेशी निवेशकों ने पूरे साल बिकवाली की। पिछले साल से विदेशी निवेशकों ने बेच रहे थे, इस साल भी बिकवाली की, लेकिन शेयर बाजार की पार्टी जारी रही। एक साल में निफ्टी करीब 3000 पॉइंट ऊपर गया, और मार्केट में IPO की भी ग्रोथ देखी हमने, IPO में भी बड़ा निवेश देखा। हर तरीके के नए रिकॉर्ड शेयर बाजार में बने। ये कहा गया और ये साबित भी हुआ कि भारत का बाजार अब विदेशी निवेशकों का मोहताज नहीं है। देशी निवेशक बाजार को चलाने लगे हैं। ये निवेश म्यूचुअल फंड्स का में है जो छोटे निवेशकों की तरफ से आता है, ऐसा माना गया और ऐसा कहा गया। म्यूचुअल फंड बाजार में करीब 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपए औसत प्रतिदिन का निवेश कर रहे थे। इतना निवेश बाजार में केवल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आ रहा था। भारतीय म्यूचुअल फंड के उद्योग से जो आंकड़ा आया उसने लोगों को चौंकाया, खुश किया, उत्साहित किया। 50 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM म्यूचुअल फंड उद्योग के पास था, जो कि $600 अरब के आसपास है। ये बहुत बड़ी संख्या है 50 लाख करोड़ की जो भारत म्यूचुअल फंड्स के पास फंड्स पहुंचा। नवंबर में SIP में लोगों का निवेश SIP के थ्रू, जो सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसके जरिए करीब 17,000 करोड़ रुपए महीने पर पहुंच गया SIP का निवेश। चारों तरफ से इतनी बड़ी सुर्खियां थी कि ऐसा लग रहा है कि इससे भारत में छोटे निवेश की क्रांति चल रही है, और वास्तव में ये क्रांति हो भी रही है। IPO भी खूब बिके, खूब
समर्थन मिला, खूब प्यार उनको मिला। यहाँ तक कि इतना प्यार मिला कि लोगों ने अपनी बचतें तोड़कर आईपीओ में पैसा लगा दिया, लोगों ने पर्सनल लोन लेकर आईपीओ में और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और इसलिए म्यूचुअल फंड के एयूएम में खुदरा निवेशकों का हिस्सा भी करीब 60% हो गया, जबकि कॉर्पोरेट्स का हिस्सा घटकर करीब 42 से 40% के आसपास आ गया। ये आंकड़े महत्वपूर्ण थे। ये आंकड़े इस बार आए जिसने हमें बताया कि भारत के रिटेल सेक्टर में धीमे धीमे रिटेल निवेशकों की तरफ से बाजार में निवेश भी बढ़ रहा है और शायद उन्हें म्यूचुअल फंड खरीदने की समझ और जानकारी भी पैदा हो रही है। आप ये कहेंगे हम भी यही चाहते थे, भारतीय बाजार भी यही चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन हकीकत कुछ और निकली, अंदर से निकल कर आई, जो बेहद चौंकाने वाली थी। शुभम, दुनिया में इन्वेस्टिंग पर हर साल सैकड़ों किताबें आती हैं, हर साल, और इतिहास में इन्वेस्टिंग पर पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई, करोड़ों घंटे के लेक्चर्स दिए जाते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाए जाते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला कि म्यूचुअल फंड के बाजार में भी सबसे समझदार कौन साबित हुआ, सबसे आगे कौन साबित हुआ। और हमें यह भी पता चला कि विशेषज्ञ हमें जो बताते हैं या जो भरमाते हैं, परिस्थिति उसकी उल्टी होती है। इस बाजार से भी, जो प्योरली छोटे निवेशकों का बाजार है, यहाँ से भी मुट्ठी भर लोग ही पैसा कमा कर निकलते हैं। यानी म्यूचुअल फंड से, जिसको आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, इसमें लंबे समय में निवेश के फायदे गिनाए जाते हैं। माना जाता है कि आप वहाँ लंबे समय का निवेश करने आए, वहाँ से भी मुट्ठी भर लोग ही पैसा लेकर निकलते हैं। और ये एक किस्म से भारत का जो रिटेल मार्केट है, उसकी जो भी कीर्ति गाथाएँ हम सुन रहे थे, उसका एक किस्म का एंटी क्लाइमैक्स है। जब हम दिसंबर में आप ये सुन रहे हैं, तब तक के आंकड़ों का, नवंबर के अंत तक के आंकड़े हमारे पास थे, जिनके मूल्यांकन के आधार पर हम आपको 4 ऐसे बड़े रुख बता रहे हैं, जो आईना है, जो हमने इस साल देखा और आपको भी देखना चाहिए, और म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी उस आईने में अपनी तस्वीर जरूर देखनी चाहिए कि हम दरअसल म्यूचुअल फंड जैसी अपॉर्चुनिटी बढ़ते हुए बाजार में भी कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। छोटे निवेशकों का 82% इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में हुआ, इक्विटी और इक्विटी से जुड़े मामलों में निवेशकों में हुआ, जो एसआईपी या लमसम के जरिए लगाते थे। जबकि डेट, लिक्विड और ईटीएफ में उनका इन्वेस्टमेंट केवल 18% रहा। जबकि कॉर्पोरेट्स ने, जिनके पास रिस्क लेने की ज़्यादा एपेटाइट थी, उन्होंने इक्विटी में केवल 15% कैपिटल लगाई अपनी, और उनका बाकी बचा हुआ निवेश ईटीएफ फंड में, लिक्विड फंड में और एक्टिव डेट फंड में हुआ। यानी कॉर्पोरेट्स इस बार म्यूचुअल फंड बाजार में जो ताज़ा आंकड़ा आया, उसमें ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, ज़्यादा सुरक्षित थे। चार्ली मुंगेर वाली बात, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो छोटे निवेशक थे, उन्होंने उत्साह में सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी फंड में भी लगाया। इसी दौरान हमने देखा स्मॉल कैप फंड्स में क्या हुआ, और उसके बाद एक बड़े म्यूचुअल फंड को कुछ दूसरी सलाह भी देनी पड़ी कि इसमें निवेश न किया जाए। इक्विटी फंड तेज उतार चढ़ाव वाले, लेकिन छोटे निवेशकों ने उसमें ज़्यादा निवेश किया, और मिड कैप स्मॉल कैप फंड में तो इतना निवेश हुआ कि बाद में खुद सलाहें आने लगी कि इनमें निवेश नहीं करना चाहिए। अब दूसरा नमूना देखिए, म्यूचुअल फंड का भारतीय बाजार टॉप 30 यानी T30 और उसके बाद के B30 शहरों में फैला है। म्यूचुअल फंड के बाजार को इस हिस्सों में बांटा जाता है कि देश के टॉप 30 शहर जहाँ से सबसे ज़्यादा निवेशक आते हैं, और उन्हें निकालने के बाद बचे हुए 30 शहर वो B30 शहर कहे जाते हैं। एमफी जो एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड का, उसके आंकड़े आए जिसने बताया कि निचले शहरों से, यानी B30 शहरों से 81% निवेश इक्विटी फंड्स में आया। यानी जिस हिस्से में आर्थिक रूप से जानकारी और सूचनाएं सबसे कम थी, समझ सबसे कम थी, जानकारियों को विश्लेषित करने की क्षमता सबसे कम थी, वहाँ सबसे ज़्यादा जोखिम लिया गया। वहाँ से उन इक्विटी फंड्स में सबसे ज़्यादा पैसा डाला गया जहाँ जोखिम सबसे ज़्यादा थी। और तीसरी और सबसे चौंकाने वाली बात, जो म्यूचुअल फंड के निवेश के सिद्धांत को, दर्शन को सर के बल खड़ा कर देती, पूरी तरह उल्टा कर देती, वो ये कि 50% ही निवेश म्यूचुअल फंड में 2 साल टिकता है। यानी भारत के निवेशक, आधे से ज़्यादा निवेशक म्यूचुअल फंड में भी 50% में भी अपना निवेश 2 साल से ज़्यादा नहीं रोकते, 2 साल के बाद वो पैसा निकाल लेते हैं। यानी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड, आधे से ज़्यादा म्यूचुअल फंड 2 साल से कम वक्त में बेच दिए जाते हैं, जबकि कॉर्पोरेट की होल्डिंग इससे कहीं ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। यानी भारत के आप इस सुन के चौंक गए होंगे, क्योंकि आप तो हम भी ये मानते थे कि म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म निवेश के लिए, लोग यहाँ लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आते हैं। हमने भी कंपाउंडिंग के जादू पर बहुत सारे लेक्चर सुने, आपने भी सुने होंगे, आपको भी पता होगा कंपाउंडिंग का जादू होता है। लेकिन यहाँ तो ये साबित हुआ इस साल कि म्यूचुअल फंड के निवेशक स्टॉक्स की तरह म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे, जैसे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं वैसे म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे। जबकि लंबे समय तक टिककर मुनाफा कौन कमा रहा था? कॉर्पोरेट्स। ज़्यादा कमाई वो कर रहे थे जिन्हें उतने मुनाफे की ज़रूरत नहीं थी। टिकाऊ, लंबा और कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने वाला निवेश किया कंपनियों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, कॉर्पोरेट्स ने।
जबकि छोटे निवेशकों ने म्यूचुअल फंड के निवेश में भी धैर्य के साथ रुककर कंपाउंडिंग का लाभ लेने तक का धैर्य नहीं दिखाया और उसका नतीजा हमारे सामने है। यानी म्यूचुअल फंड का जो बाजार था वहां भी अब आप ट्रेडिंग करने लगे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन सर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या म्यूचुअल फंड में क्या ऐसी बात है जो निवेशक समझ नहीं पा रहे हैं? ये बड़ी बात है और ये बात अभी हाल फिलहाल में जब हम कई सारे म्यूचुअल फंड के विशेषज्ञों से, के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर से भी बात कर रहे थे, अनौपचारिक चर्चाओं में उन्होंने कई सारे सच स्वीकार किए। ये आंकड़े जब हमने देखे और इन पर हमने समझना उनसे शुरू किया ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि भारत के अधिकांश निवेशक या भारत के अधिकांश छोटे निवेशक शुभम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी समझ नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का दर्शन नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीयों का जो बेसब्री है, जो उनका उतावलापन है, वो उन्हें लंबे समय का निवेशक बनने नहीं दे रहा है। चूंकि भारतीय बाजार में म्यूचुअल फंड बाद में आए, शेयर पहले से मौजूद हैं, सूचना के माध्यमों में, बाजार के माध्यमों में, टीवी चैनलों में शेयरों पर चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, जबकि उसकी ट्रेडिंग करने वाले कुछ ही लाख लोग हैं। भारत के अधिकांश निवेशक शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड को एक जैसा समझते हैं और एक ही नज़रिए से उसे देखने की कोशिश करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड का बाजार ठहरा हुआ है, ज़्यादा जटिल है और शेयरों से ज़्यादा समझदारी और धैर्य और पेशेंस मांगता है और ये समझने की दरकार करता है कि आप इस बाजार को समझें और अपने हिसाब से विकल्पों को चुनें। विकल्पों की बाजार में कहीं कोई कमी नहीं है। म्यूचुअल फंड को जब हम भीतर से देखते हैं शुभम और एनालिसिस करते हैं, तो हमको लगता है कि शायद ही भारत में कोई किसी भी आयु वर्ग का, किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी गोल का, जीवन के लक्ष्य का व्यक्ति हो जिसके लिए उपयुक्त म्यूचुअल फंड उपलब्ध नहीं होगा। आपके हर प्लान के लिए, हर एम के लिए, हर गोल के लिए, छोटे बड़े गोल के लिए तात्कालिक तौर से लेकर लंबे समय तक के लिए म्यूचुअल फंड के विकल्प उपलब्ध हैं, पर न तो वो विकल्प उन्हें बताए जा रहे हैं और ना वो विकल्प चुन पा रहे हैं। दूसरी बात, ये बात उद्योग ने अनौपचारिक रूप से मानी कि म्यूचुअल फंड के वितरक स्टॉक्स की तरह SIP बेच रहे हैं। जैसे बीमा बेचा जाता था पहले कि आप साल का अंत खत्म होने वाला LIC खरीद लीजिए, इनकम टैक्स बचाना होता है, वैसे वो स्टॉक्स की तरह SIP बेच रहे हैं। कुछ महीने का रिटर्न दिखाते हैं वो म्यूचुअल फंड निवेशकों की, देखिए फंड इतने दिनों में उसने इतना, एक महीने में, इतने साल में रिटर्न दिया और थोड़े समय में रखिए, फिर बेहतर कीमत मिले तो बेच के निकल जाइएगा, आपको मुनाफा बाजार से मिल जाएगा। और इसलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कंपाउंडिंग किताबी बात है। वो कंपाउंडिंग का और उस कंपाउंडिंग के फायदे समझ ही नहीं पाते, उनके लिए किताबी बात है। उनके लिए ऐसा ही है कि उन्होंने खरीदा और 6 महीने बाद इसमें कितना रिटर्न आएगा ये देखकर वो बाजार में SIP खरीद रहे हैं। और इसलिए नए निवेशकों को, जो बिल्कुल नए निवेशक हैं, उन्हें भारी उतार चढ़ाव वाले इक्विटी फंड पकड़ा दिए जाते हैं। उन्हें हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड या एडवांटेज वाले फंड्स नहीं दिए जाते, उन्हें इक्विटी फंड पकड़ा दिए जाते हैं। और हो सकता है वो जब निकलते समय 12 या 13% या 10% के मुनाफे पर निकल रहे हों, पर दरअसल उन्होंने उस पूरे दर्शन को गंवा दिया जिस दर्शन को लेकर वो म्यूचुअल फंड में आए थे, क्योंकि उन्हें तो रुकना के लिए आना था, वो तो पहले ही बाजार छोड़कर चल दिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल म्यूचुअल फंड पर के व्यवहार में निवेशकों के व्यवहार ने, उद्योग के व्यवहार ने हमें यह बताया कि भारत के म्यूचुअल फंड नियामक को और MFI जो कि संगठन है, उसे क्लोज्ड एंडेड फंड को बढ़ावा देना होगा। ये ज़रूरी है कि भारत के हर म्यूचुअल फंड के पास हर जगह क्लोज्ड एंडेड फंड को बढ़ावा दिया जाए ताकि लोग रुकें और मुनाफा कमाएं और लें। आज भी अगर आप बाजार में देखें शुभम, तो कई क्लोज एंडेड फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और जब तक क्लोज एंडेड फंड में लोग निवेश करके रुकेंगे नहीं, तब तक वो अपने फंड मैनेजर को लंबे समय तक के लिए अच्छे निवेश की छूट नहीं देंगे और जब अच्छे निवेश की छूट नहीं देंगे तो उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। चूंकि चर्निंग इतनी तेज है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जब 50% इन्वेस्टर निकल ही जाता है तो फंड मैनेजर भी ऐसे ही निवेश कर रहा है कि उसे जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अपनी स्कीम में दिखाई दे सके ताकि वो उस रिटर्न को दिखाकर नए निवेश को आगे ला सके। निवेश की दुनिया में रिस्क 2 तरीके की होती है आमतौर पर, जो निवेश के गुरु बताते हैं और ये हम अपने जीवन में भी देखते हैं। एक रिस्क है पूंजी के पूरी तरह डूब जाने का जोखिम, जिसमें आपकी पूंजी पूरी तरह डूब जाती, और दूसरा पर्याप्त रिटर्न ना मिलने का जोखिम। ये दोनों अलग अलग किस्म के रिस्क हैं जो बाजार में हमेशा निवेश में होते हैं। एक तो एक आपकी पूंजी पूरी तरह डूब गई और एक आपने अच्छा रिटर्न गंवा दिया पर पूंजी सुरक्षित है। हमने देखा निवेशकों का व्यवहार ये बता रहा है, भारत के आम निवेशकों का व्यवहार ये बता रहा है कि वो दूसरे के चक्कर में पहला गंवाए दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा जोखिम कम करने के लिए, ज़्यादा रिटर्न मिलने का जोखिम कम करने के लिए वो पहले की पूंजी गंवा रहे हैं। दूसरी निवेश के सूत्र की बात हमें इस बार मिली बाजार से, जो आपके लिए जानना जरूरी है और सबके लिए जानना जरूरी है और अगले साल इसे ध्यान रखना जरूरी है कि सबका अपना अपना लॉन्ग टर्म होता है।
लॉन्ग टर्म शब्द जिसको हम सोचते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड के लिए, सबका अपना अपना लॉन्ग टर्म होता है। और शुभम, भारत के अधिकांश निवेशकों को उनका लॉन्ग टर्म ही पता नहीं है। उन्हें यही नहीं पता है कि उनका लॉन्ग टर्म क्या है, वो किस लॉन्ग टर्म को टारगेट कर रहे हैं, किस लॉन्ग टर्म में वो कितने रिटर्न को देख रहे हैं। और जब उन्हें पता नहीं है लॉन्ग टर्म, तो उनकी इन्वेस्टिंग गोल लेस इन्वेस्टिंग है, विदाउट गोल इन्वेस्टिंग है। वो केवल रिटर्न ग्रैब करने की इन्वेस्टिंग है कि जब तक रिटर्न मिल जाए तब तक उसमें बने रहने की इन्वेस्टिंग है, लंबे समय की गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं है। और तीसरी और बेहद कड़वी सच्चाई जो हमें पता चली, जो हमें छोड़नी पड़ेगी भारत के लोगों को, क्योंकि भारत में अभी भी लोग अमीर होना, समृद्ध होना खर्च करने की भरपूर ताकत को मानते हैं। वही मानते हैं कि खर्च करने की जितनी अधिक ताकत उनके पास आएगी उतने ही वो अमीर और समृद्ध होंगे। जबकि समृद्धि तो उस वेल्थ से आती जो खर्च नहीं की जाती है। वेल्थ तो वही है जो खर्च नहीं होती, उससे आती है। वॉरेन बफेट ने अपनी अधिकांश संपत्ति 50 साल के वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनाई। और इस साल जब हम पूरा वित्तीय बाजार करीब से देख रहे थे तो हमें ये बात बार बार याद आई कि बफेट कहते हैं कि पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम ये है ना शुभम, कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में कुछ ना जानते हों। जो हम बाजार में कर रहे हैं अगर उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो ये सबसे बड़ा जोखिम है। क्योंकि अगर आप ये जानते होते कि म्यूचुअल फंड कि अगर आप ये जानते होते कि सेंसेक्स और निफ्टी 5 साल में दोगुने हो गए तो अपना म्यूचुअल फंड 18 महीने में नहीं बेच देते। लेकिन हम जानते ही नहीं है, तो इसलिए हम सेंसेक्स और निफ्टी 5 साल में दोगुने हो गए इसका लाभ लेने को तैयार नहीं है। तो निवेश भी एक तरीके का दांव है, लेकिन ये इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके दांव की सही कीमत क्या है, उसका मूल्य क्या मिलता है। और यही वो वैल्यू इन्वेस्टिंग है जिस इन्वेस्टिंग को समझना भारत के निवेशकों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। जबकि हमारा पर्सनल फाइनेंस सर्वे बताता है कि 67% लोग फिनेंशियल इनसिक्योर्ड हैं, उनको अपनी बचतें तोड़नी पड़ी हैं ऐसी स्थिति में अब ये खरी बात है जो हमें इस साल निकल कर आई। क्योंकि और इस समय ये बात करना ज़रूरी है क्योंकि आप हो सकता है अपने नए साल के निवेश के संकल्प याद करें। और संकल्प से एक बात और याद आई कि ये बात आपको नेगेटिव लगेगी साल के अंत में कि हमने ये चीज़ें आपको क्यों बताई, लेकिन दुनिया के जितने संकल्प हैं ना वो सब नकारात्मक ही हैं। अच्छे संकल्प नकारात्मक होते हैं। हिंसा, अस्तेय, अकाम, ये सब ऐसे दुर्गुण हैं जिनको छोड़कर ही जो बचता है वो विधायक होता है, वो पॉजिटिव होता है और उसी से लोग सुखी होते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि मनी और फिनांस की दुनिया एक किस्म का निगेटिव प्रोत्साहन है, नकारात्मक प्रोत्साहन है। और यहाँ जब तक आप अपनी आदतें छोड़ते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, तब तक अमीर नहीं बनते हैं बजाय नई आदतें सीखने के। तो ऐसे ही हम देखते देखते आ गए साल के अंत में, और मुझे वो एक महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद याद आता है। बेहद दिलचस्प संवाद है, हालांकि संदर्भ बिल्कुल दूसरा है, लेकिन पैसे रुपए की दुनिया में ये संवाद हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कथा आपको पता ही है यक्ष और युधिष्ठिर की कि सरोवर पर पानी पीने गए, सारे पांडव उस सरोवर का पानी पीकर खत्म मर गए। आप कल्पना करिए कि अगर युधिष्ठिर यक्ष के सवालों का उत्तर नहीं दे पाते तो महाभारत होता ही नहीं, सब वहीं खत्म हो गया होता, उसी सरोवर के किनारे सारी चीज़ें खत्म हो गई होती। तो युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है कि संसार में दुख क्यों है, संसार में इतना दुख क्यों है। युधिष्ठिर कहते हैं कि दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यानी लालच, स्वार्थ और भय, इन तीनों से मुक्त ही सुख है। अब जीवन के दुखों का तो पता नहीं, लेकिन इन 3 वजहों से भारतीय निवेशकों का दुख दूर नहीं होता। यही वो 3 वजह हैं, लालच, स्वार्थ और भय, जिनके वजह से भारतीय अपने निवेश के तौर तरीके बदल नहीं पाते। वो पैसा कमाने के नए तरीके सीखने की ओर तो लपक जाते हैं, लेकिन रुक कर स्थायी रूप से निवेश नहीं कर पाते। तो इस साल के अंत में आप ये समझिए कि पिछले साल हमने क्या किया। अपने आसपास लोगों से पूछिए कि क्या इस बाजार की तेज़ी में उन्होंने कमाया या कहीं ज़्यादा कमाया, और जिसने कमाया उसकी बात जरूर समझिएगा और उससे पूछिएगा कि उसने कैसे कमाया, क्योंकि निश्चित तौर पर उसने ये 3 यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद वाली 3 चीज़ों से अपने को बचा कर रखा होगा। अगले साल, नए साल की शुभकामनाएं। अगले साल हम बहुत सारी नई चीज़ें इसी तरह से आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन अगला साल आपकी निवेश की कमाई का साल होना चाहिए। बिल्कुल, तो अगले साल आप मनी 9 के साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब पर। सर, राजेश जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं फॉसिल फ्यूल के विकल्प क्या हैं। जो विकल्प हैं वे भी तो फॉसिल फ्यूल पर ही टिके हुए हैं। फॉसिल फ्यूल के 2 विकल्प हैं। पहला न्यूक्लियर एनर्जी है, जिस पर काफ़ी काम हो रहा है। इस बार हम किस्सों के सिक्के में आपको उसकी तरफ ले भी चलेंगे और बताएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी अब भविष्य में बड़ा
बड़ी संभावना बनकर उभर रही है। हालांकि उसके अपने खतरे हैं, लेकिन अब दुनिया को लग रहा है कि अगर उसे डीकार्बनाइज करना है तो उसे न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो उपलब्ध थर्मल एनर्जी उसकी ग्रीनिंग करनी होगी। फॉसिल फ्यूल को भी अगर उससे कार्बन की मात्रा कम कर दी जाए तो वो सुरक्षित बनाया जा सकता है, लेकिन ये बेहद महंगा है। और इसलिए ही सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आप फॉसिल फ्यूल को ख़त्म नहीं कर सकते तो उसे साफ़ सुथरा और बेहतर बनाइए, जिसकी लागत उठाना बेहद मुश्किल काम है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी भविष्य में एक महत्वपूर्ण स्रोत के तौर पर सामने आएगी। दूसरा सवाल जो है सर हार्दिक जी का, वो पूछ रहे हैं भारत की सरकार पर कुल कर्ज का जो 85% हिस्सा है वो घरेलू निवेश से ही आता है, ये राहत की बात है क्या? ये राहत की बात नहीं, सबसे बड़ी खतरे की बात है। और हमने पिछले साल के इकोनॉमिकम में आपको विस्तार से बताया था, जब भारत में कहीं कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था कि सरकार पर कर्ज कितना, उसमें विस्तार से बताया था। हो सकता है अगले हफ्तों में आपको विस्तार से इस विषय पर दोबारा लेकर आएँ और हम बताएं कि भारत में कर्ज की चुनौती क्या है। भारत में चूंकि भारत का कर्ज सरकार बैंकों से लेती है तो अपने वित्तीय सिस्टम को भी जोखिम में और खतरे में डाल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अर्जेंटीना और रूस इसी तरीके की समस्या का शिकार हो चुके हैं कि उन्होंने अपने देश के बैंकों से ही सरकारों ने इतना कर्ज ले रखा था कि वहां पर एक किस्म का डूम लूप आ गया था, जिसमें वो जाकर फंस गए थे। तो चुनौती ऐसी नहीं है, विदेश से लिया हुआ कर्ज ही चुनौतीपूर्ण नहीं है, घरेलू बैंकों से लिया गया कर्ज भी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए आप देखिए पिछले 2 साल से सरकार ने बैंकों को कोई कैपिटल नहीं दी, कोई इक्विटी नहीं दी है। तो बैंकों का पैसा दरअसल जो वहां लगा हुआ है वो पैसा भी हमारी आपकी बचत का पैसा ही है जो पहुंच रहा है। हम अपनी बचत बैंक के पास रखते हैं और बैंक आपकी बचत सरकार को कर्ज के तौर पर दे देता है। और सरकार उस कर्ज से जो विकास करती है उस पर रिटर्न नहीं आता है, कि उसमें अधिकांश खर्च जो है वो अनप्रोडक्टिव खर्च है। तो ये वो दुष्चक्र है, ये विशेष साइकिल है जिसमें अर्थव्यवस्था फंसती हो। जब किसी देश के टोटल उत्पादन के मूल्य से बड़ा कर्ज हो जाता है तो उसकी साख को लेकर गहरे सवाल उठते हैं। और इसलिए IMF की इस चेतावनी पर गहरी चिंता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में इस बार क्या खास? इनकम की बात में हमने आपको बताया कि इस बार हमने सिर्फ इनकम की बात की आपके, इस बार किसी नीति की बात नहीं की। इस बार हमने अपनी आदतों की बात की, वित्तीय व्यवहारों की बात की, जो व्यवहार हमने पूरे एक साल बड़े धैर्य के साथ भारतीय बाजार में देखे। और इन्हीं व्यवहारों के आधार पर इन्हीं को के लिए लोगों, आप सबको मदद और सलाह के लिए मनी9 अगले साल कई सारे नए काम करने जा रहा है। आप मनी9 के साथ बने रहिए, सुपर ऐप डाउनलोड करिए। हम आपकी वित्तीय ज़रूरतों को, आपके लक्ष्यों को, आपकी उलझनों को और दिक्कतों को सुलझाने के लिए असंख्य तरीके के तौर की व्यवस्थाएं, टूल्स लेकर आएंगे मनी9 के सुपर ऐप पर, जिसके जरिए आप अपने फैसले बेहतर ढंग से कर सकें। कुछ चीज़ें हम इस साल की नए साल की शुरुआत से करेंगे और कुछ उसके बाद आएंगी। धीमे धीमे आपको हम बार बार बताते जाएंगे कि कौन सी चीज़ें करनी है। एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो इनकम की बात में, कि सवाल ज़रूर पूछिए, जानकारी ज़रूर करिए, बगैर सवाल पूछे आगे मत बढ़िए। मनी9 के सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसीलिए हमें कोशिश करते हैं कि आप अधिक से अधिक सवाल पूछ सकें, जानकारी कर सकें। अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले, अपना फंड चुनने से पहले, आपका फंड सही रिटर्न दे रहा है तो क्या सही रिटर्न है, अगर अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। बहुत सारी जटिलताएं हैं जो आपके जीवन में आसपास दिखती हैं, उनके सवाल ज़रूर पूछिए और मनी9 के साथ बने रहिए। आपके हर सवाल का, हर उलझन का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, जो आपके पर्सनल फाइनेंस को, आपकी जेब को बेहतर करेगा। चलिए, तो ये हो गई आपकी इनकम की बात। सर, किस्सों के सिक्के? इस बार किस्सों के सिक्के, अभी जो सवाल शुभम ने पूछा राजेश गुप्ता का फॉसिल फ्यूल का विकल्प, हम इस बार आपको किस्सों के सिक्के में इसी विकल्प की तरफ ले जा रहे हैं। किस्सों का सिक्का, जैसे आप आमतौर पर जानते हैं कि हम किसी ताज़ा घटना से लेकर पीछे की तरफ जाते हैं, तो आपको पता है कि जापान में दुनिया का बड़ा रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर आ रहा है, और जो दुनिया का पहला रिएक्टर होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न तकनीक का। वो कैसे काम करेगा और इसका इतिहास पीछे क्या है, कैसे दुनिया को एक साथ 2 बड़े बम मिले, एक वो बम जो हिरोशिमा नागासाकी पर डाला गया और एक उससे बड़ा भयानक बम जो कहीं डाला तो नहीं गया लेकिन टेस्ट हुआ, और वहाँ से ये निकली यात्रा अब दुनिया में ऊर्जा के सबसे सुरक्षित विकल्प की तरफ जा रही है। क्या था वो किस्सा और कैसे दुनिया के 2 सबसे महान परमाणु वैज्ञानिक आपस में लड़ गए और 2 बम दुनिया को मिले। दुनिया के सबसे भयानक बम का किस्सा इस रोशनी में कि शायद उस बम से जो ऊर्जा निकली है वो बाद में दुनिया को डीकार्बनाइज करने से, कार्बन से मुक्त करने में काम आएगी। चलिए, तो ये किस्सों का सिक्का इस बार देखना ना भूलिए। हम महीने के आखिरी हफ्ते में आता है और ये आपको इस बार के इकोनॉमिकम में कहाँ मिलेगा? मनी9 के मोबाइल ऐप पर। चलते चलते सर, कोई किताब और वेब सीरीज़ और बता दीजिए।
पिछले बार हमने आपसे जिक्र किया था, रघुराम राजन की नई किताब आ गई है, ब्रेकिंग द मोल्ड, अगर आप पढ़ना चाहें। ये उनकी बाकी पुरानी किताबों से थोड़ा अलग है और आपको भारत के भविष्य में जो किस तरीके की चुनौतियां उनको ठीक करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है उसे देखने की सूझ और समझ देती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जब इस समय लगभग उभर कर धरातल पर आकर खड़ी हुई है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब से समझने के लिए ये किताब खासी उपयोगी है। चलिए, तो ये किताब पढ़ लीजिए, आप किस्सों का सिक्का देखिए, इकोनॉमिकम देखिए। लेकिन ये इकोनॉमिकम केवल क्योंकि मनी 9 के सुपर ऐप पर मिलेगा, तो अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर कर लीजिए। फिलहाल दीजिए हमको इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आएंगे नए इकोनॉमिकम के साथ, नए अर्थात के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।